वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे अडानी और अंबानी के पार्टनरशिप की। उसके बाद हम बात करेंगे आईडीएफसी के गेम चेंजर की। आईडीएफसी ने कुछ ऐसा किया है जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन है। फिर हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक्सिकॉम के शेयर्स 11% जंप कर गए। फिर हम बात करेंगे भारत बायोटेक की। उसके बाद ईवी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। फिर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, आखिर रिलायंस इंडस्ट्री किस नए बिजनेस सेक्टर में एंट्री लेने वाला है। फिर हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज की और सबसे इंपॉर्टेंट जियो हॉटस्टार बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ सकता है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है जियो हॉटस्टार की। जियो हॉटस्टार ने आईपीएल के बाद जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। फरवरी में 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स से बढ़कर अब जियो हॉटस्टार के पास 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और ये जो डेटा है 300 मिलियन, आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 301.6 मिलियन है और जियो हॉटस्टार बिल्कुल करीब है नेटफ्लिक्स के। आईपीएल में 2025 वाले आईपीएल में हुआ यूं कि जो इस बार की डिजिटल व्यूअरशिप थी उसने टीवी को भी पीछे छोड़ दिया। अगर मैं नंबर्स में बताऊं तो 652 मिलियन लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल देखा, जबकि टेलीविजन पे 537 मिलियन लोग ही थे। और साथ ही साथ जब से ये मर्जर हुआ है जियो का, आप जानते ही हो मर्जर किसके किसके बीच हुआ है, जियो सिनेमा और हॉटस्टार। और जब इन दोनों का मर्जर हो गया तो एक नया प्लेटफॉर्म बना जियो स्टार। और जियो स्टार का ये जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला मॉडल है वो है आईपीएल। और आईपीएल से जियो स्टार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया और ऐसा खुद जियो स्टार ने बोला है। और आईपीएल से सबसे ज्यादा पैसे कमाए भी क्यों न जाएं, क्योंकि एक डेटा आया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो टोटल रीच गई है आईपीएल की, यानी कि आप चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला लो या फिर टेलीविजन मिला लो या कोई और भी अगर प्लेटफॉर्म है, तो जो टोटल रीच गई वो 1.19 बिलियन की गई। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है। और अगर मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ डाउनलोड्स की बात करूं कि आखिर जियो हॉटस्टार का जो मर्जर हुआ था तो जियो स्टार इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है उस पे कितने डाउनलोड्स हैं, तो डाउनलोड का नंबर भी बहुत ज्यादा है। जो टोटल डाउनलोड्स हैं वो 1.04 बिलियन है। और ये जो नंबर मैं दे रहा हूं ये मैं प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो एंड्रॉइड का प्ले स्टोर है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगली बिजनेस न्यूज है डॉक्टर रेड्डीज की। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर एक महीने में 8% चढ़ गए हैं और अब तो डॉक्टर रेड्डीज के शेयर 1339.15 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये स्टॉक सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, पर हाँ डेली चार्ट पे ये वीक दिख रहा है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैंने 2-3 दिन पहले संडे को लाइव बिजनेस न्यूज में ये बताया था कि अमेज़न का एक डायग्नोस्टिक ऐप आ गया है। मतलब बेसिकली वो ऐप नया नहीं आया है, जो अमेज़न का ऐप है उसी के अंदर डायग्नोस्टिक का भी ऑप्शन वो ला रहे हैं। आई थिंक ला भी दिया है और अब वो ऑनलाइन डायग्नोस्टिक होगा, तो यूजर्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम है डॉक्टर रेड्डीज और डॉक्टर लाल पाथ लैब जैसे बिजनेसेस की, क्योंकि अमेज़न घुस गया है इस इंडस्ट्री में। और ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो अमेज़न जैसा जब बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है तो डॉक्टर रेड्डी जैसे जो प्लेयर्स हैं उनके मार्जिन्स भी कम होते हैं और कंपटीशन जो है वो भी धीरे धीरे उनके हाथ से छूटता जाता है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला था एशियन पेंट और बिरला ओपस के बीच में। एशियन पेंट्स का जो मार्केट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और साथ ही साथ अब उनके मार्जिन्स पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान देना और जब भी इस स्टॉक में यानी कि डॉक्टर रेड्डीज में इन्वेस्टमेंट करना तो अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लेना और सोच समझ के ही आप इसमें इन्वेस्ट करना। अगली बिजनेस न्यूज है एक इंटरव्यू की। और अब आप सोच रहे होगे कि मैं बिजनेस न्यूज में इंटरव्यू का डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इंटरव्यू है वो मुकेश अंबानी जी ने दिया है एक मैकेंजी के रिपोर्टर को। और ये जो बिजनेस न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे रिलायंस इंडस्ट्री के भविष्य को समझ सकते हो। मुकेश अंबानी जी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया का एक बड़ा ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहा है। अब इस वर्ड को आप मत भूलना, इकोसिस्टम, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में पूरी कंप्लीट स्टोरी को बताता है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया जिसमें सोलर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बैटरी, बायोगैस, एनर्जी जैसे कई सेक्टर्स को ये मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कवर करेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये उनका प्लेनेट अर्थ और क्लाइमेट क्राइसिस को बचाने का योगदान है। तो वो अपने स्टाइल से अपना योगदान दिखा रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये बोली कि रिलायंस इंडस्ट्रीज
हमेशा फ्यूचर बिजनेसेस पर फोकस करता है। जैसा कि पहले हमने पॉलिस्टर और 4G के साथ किया, हम वैसा ही अब ग्रीन एनर्जी के साथ बड़ा दाव लेकर के आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो मुकेश अंबानी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी कहीं भी जाते हैं तो मोटा पैसा लगाते हैं और पूरी मार्केट डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कैंपा कोला ले लो, 4G ले लो, या फिर जियो स्टार ले लो, या अगर आप उनके कोई और बिजनेस को भी देखो तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है ईवी सेक्टर से रिलेटेड। और अभी अभी जीरोधा के CEO नितिन कामत ने ईवी के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पर सवाल उठा दिया है। और ये सवाल बहुत पहले से उठता आ रहा है। और ये सवाल है कि ईवीज ठीक है, एयर पोल्यूशन तो दूर कर रहा है, लेकिन ईवीज के वजह से भी पॉल्यूशन आ रहा है। और वो जो पॉल्यूशन है वो शहरों से हटकर रिमोट एरियाज जैसे बड़े डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शिफ्ट होते जा रहा है। अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, जैसे निकिल माइनिंग ले लो आप, जो कि इंडोनेशिया में है, और कोबाल्ट माइनिंग ले लो आप, तो ये सब भी इन्वायरमेंट और कई सारी कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचा रहा है। चाइना का आप देखो तो चाइना भी कोल बेस्ड एनर्जी से मिनरल्स प्रोसेस करता है। और जो मेन प्रॉब्लम है ईवीज का वो ये है कि देखो, ईवीज से एयर पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो उसके बैटरीज हैं उनका भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप एक लेमैन इंसान से पूछो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको लगेगा ठीक है ईवी बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन ईवी पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और ऐसा ही कामत ने भी कहा है। कामत ने ईवीज के हिडन कॉस्ट को समझाया कि जो ईवीज है वो इन्वायरमेंट पर किस तरीके से हमला कर रहा है बिना ईवी ट्रांजिशन रोकने की बात किए, क्योंकि ईवी का ट्रांजिशन नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ईवी फ्यूचर है। अब प्रॉब्लम क्या है, और अगर ईवी से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है तो दुनिया भर की गवर्नमेंट ईवीज पे इतना जोर क्यों दे रही है? देखिए, दो रीजन है। सबसे पहला, जो ईवी पे इतना ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने जोर दिया वो इसलिए ताकि ऑयल पे इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो सके, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था जियोपॉलिटिकली। दूसरा रीजन, जो ईवीज हैं ठीक है वो दूसरे तरह की पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन जो हमारा नॉइस पॉल्यूशन है और जो एयर पॉल्यूशन है ये ईवीज की वजह से बहुत ही बच जाता है, और जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ज्यादा कम होता है ईवीज की वजह से। अब बात रही दूसरी कि यार ठीक है, अगर ईवीज से एयर पॉल्यूशन नहीं होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अभी भी तो कोल से ही होती है। तो इनडायरेक्टली अगर ज्यादा ईवीज होंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो फिर कोल को ज्यादा बर्न करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। तो उसका एक आंसर ये है कि गवर्नमेंट ईवी को तो पुश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ रिन्यूएबल सेक्टर को भी पुश करते जा रही है। चाहे आप सोलर ले लो, विंड एनर्जी ले लो, या फिर हाइड्रो एनर्जी ले लो। वैसे इस चीज पे जो निखिल कामत ने बताया है, इस पे आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है, ईवीज जो हैं वो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी इन्वायरमेंट में, या फिर ईवीज कुछ हद तक जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कम करेंगी? अगली बिजनेस न्यूज है भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक और जीएसके ने मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्वी रिस्क का प्राइस 2028 तक $5 पर डोज करने का प्लान बनाया है, जो अब के प्राइस से आधा है। यानी कि जो इस वक्त प्राइस है उसका आधा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो जीएसके है कंपनी, इसने इस वैक्सीन का इन्वेंशन किया था, ना कि भारत बायोटेक ने। और ये जो मलेरिया वैक्सीन है ये दुनिया का पहला ऐसा मलेरिया वैक्सीन है जिसको WHO ने 2022 में अप्रूव किया था। और ये मलेरिया का जो वैक्सीन है वो जीएसके और एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पैथ, उसने मिलकर बनाया था। और अब ये लोग भारत बायोटेक के साथ मिलकर के इस वैक्सीन को इंडिया में भी लाने वाले हैं। हालांकि ये चीजें उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगी, क्योंकि जीएसके जो है वो भारत बायोटेक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एडजुवेंट सप्लाई करता रहेगा जीएसके। अब एडजुवेंट क्या होता है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर हो जाएगा भारत बायोटेक को, और भारत बायोटेक वो वैक्सीन बना सकता है, लेकिन एडजुवेंट क्या है ये आप समझो। देखो, जो एडजुवेंट है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी वैक्सीन के साथ मिलाया जाता है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और इसका काम होता है कि वैक्सीन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इस केस में भारत बायोटेक फ्यूचर में वैक्सीन जो बनाएगा उसका जो एडजुवेंट है वो जीएसके सप्लाई करेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये एडजुवेंट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी काफी होती है। तो ऐसा नहीं कि भारत बायोटेक बिना
एडजुवेंट के डायरेक्ट इंडिया में $5 का वैक्सीन देने लगेगा। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फार्मा सेक्टर से भी था और थोड़ा टेक्निकल था। और अगर आपको ये बिजनेस न्यूज अच्छे से समझ में आ गई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही टेक्निकल न्यूज बहुत ही सिंपल भाषा में आप तक लेकर के आऊं तो आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के 2 ऐसे बिलियनर्स की जिसने पार्टनरशिप की है। मैं बात कर रहा हूं अडानी और रिलायंस ग्रुप की। अडानी टोटल गैस यानी कि ATGL और रिलायंस के जियो BP ने पार्टनरशिप की है, जिसमें कुछ ATGL आउटलेट्स पर जियो BP का हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल मिलेगा और कुछ जियो BP आउटलेट्स पर ATGL का CNG सेटअप लगेगा। अगर मैं आपको ATGL की बात करूं तो ATGL के पास इस वक्त 650 CNG स्टेशन हैं और जियो BP के पास 2000 आउटलेट्स हैं। तो इन दोनों के टाई अप से दोनों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से वो दोनों कंपनीज एक दूसरे का प्लेस यूज कर पाएंगे और एक दूसरे के कस्टमर्स को भी यूज कर पाएंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इन दोनों कंपनीज ने या फिर इन दोनों बिजनेसमैन ने एक साथ पार्टनरशिप की है। पहले भी इन दोनों ग्रुप्स ने महान एनर्जन में साथ में मिलकर काम किया था। अगली बिजनेस न्यूज है एक्सिकॉम की। एक्सिकॉम के शेयर 11% बढ़कर 202 रुपए पर बंद हुए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 260 करोड़ रुपए का राइट्स इशू अनाउंस किया और बोर्ड ने एक कमेटी भी बनाई जो इशू प्राइस और टर्म्स को डिसाइड करेगी। साथ ही साथ एक्सिकॉम ने अपनी नीदरलैंड वाली सब्सिडरी को दिए हुए 283.2 करोड़ रुपए के लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का प्लान भी अप्रूव किया है। और ये जो मूव है उसके वजह से कैश आउटफ्लो कम होगा, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी सुधरेगी कंपनी की। लेकिन ये जो कैश कन्वर्जन और इक्विटी टू शेयर लोन ये सब जो चीजें हैं वो सब चीजें RBI रूल्स के अंडर ही होंगी, यानी कि जो कन्वर्जन की बात चल रही है वो RBI रूल्स के अंडर ही होगी। अब ये कंपनी करती क्या है मैं आपको वो बता दूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है जो क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे रेक्टिफायर्स हो गया, AC to DC कन्वर्टर्स। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी देती है, साथ ही साथ EV चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स ये सब भी बनाती है और लगाती भी है। अब ये सुन करके, क्योंकि पावर सेक्टर और EV का जो क्रेज चला था, ये सुन करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट मत कर लेना, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस से 24% नीचे है। तो बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना आप। अगली बिजनेस न्यूज है IDFC फर्स्ट बैंक की। और IDFC फर्स्ट बैंक ने एक कमाल का कदम उठाया है और इस कदम की वजह से IDFC फर्स्ट बैंक के जो शेयर्स हैं वो तो फ्यूचर में शायद बढ़े ना बढ़े, बट IDFC फर्स्ट बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने NRIs के लिए UPI सर्विस को इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पर लॉन्च किया है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी अगर आपको UPI यूज करना है तो आपको अपना इंडियन नंबर का सिम अपने फोन में लगाना होता है, लेकिन अब इंटरनेशनल नंबर से भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मतलब कि अब NRE या फिर NRO अकाउंट होल्डर्स बिना इंडियन सिम के गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से इंडिया में फ्री UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है वो 12 कंट्रीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ इससे फायदा ये होगा कि जितने भी NRIs हैं वो आसानी से बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, QR के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं बिना फॉरेक्स फी के। मतलब लेट सपोज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग विदेश गए होते हैं, फिर विदेश में उनके बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया जाते हैं, US जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो जब भी वो बाहर जाते हैं ना तो उनके सारे ट्रांजैक्शंस इंडिया के अंदर बंद हो जाते हैं, कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे आप खुद समझ सकते हो कि अगर वो बाहर हैं फिर भी वो फैमिली मेंबर को पैसे भेज सकते हैं, बिल दे सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो मुझे तो एक ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप लग रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का। बट आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या इस डिसीजन से बहुत सारे NRIs अपना अकाउंट IDFC बैंक में खुलवाएंगे या फिर नहीं? और बैंक का इस पे ये कहना है कि ये ग्लोबल कस्टमर्स के लिए बैंकिंग सिंप्लीफाई करने के लिए लॉन्च किया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम को सिंप्लीफाई बनाया जा सकता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज
बहुत पसंद आती होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले हमें लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। और कल हम लोग फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।